गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन। दरअसल कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को दूसरे भाषा में ऐसे बता सकते हैं कि कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के हेड से वैसे कुछ मॉलिक्यूल को रिमूव करना जिससे स्पर्म हाइपर मोटिलिटी अटेंड कर सके, साथ ही साथ वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके ताकि एक्रोजोमल रिएक्शन इजीली परफॉर्म हो सके। दरअसल ये सारा बात एक्रोजोमल रिएक्शन ये स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन के। जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होगा उससे पहले ये तमाम तरह का प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे स्पर्म को ये इस प्रोसेस से, कैपेसिटेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। एक्रोजोमल रिएक्शन होने के लिए भी कैपेसिटेशन प्रोसेस मस्ट है, तभी जाके जो सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम कह सकते हैं, उस ओवम के जो जोना पेलुसिडा लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है इसके सरफेस के बाहर, उसको पेनिट्रेट कर सके और उस पेनिट्रेशन के बाद इसका दोनों का, स्पर्म का और ओवम का प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर सके और जाइगोट बना सके। यही पर्पस है। तो इससे पहले कि आज का लेक्चर हम लोग का ये होगा कि कैपेसिटेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगा, कैपेसिटेशन प्रोसेस में किन किन तमाम मॉलिक्यूल को रिमूव करना होता है, साथ ही साथ कैपेसिटेशन प्रोसेस कितने टाइम का प्रोसेस है, कैपेसिटेशन प्रोसेस कहाँ होता है, क्या यह मेल जेनिटल में होता है या मेल जेनिटल ट्रैक में होता है या फीमेल जेनिटल ट्रैक में होता है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में बेसिकली एक हेड है, क्रोजोमल हेड है, मिडिल पीस है और टेल है जो फ्लैजेलम है, जो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए स्पर्म को अगर देखें हम, तो स्पर्म का सिंपल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म है, जिसमें ये हमारा फ्लैजेलम है। मिडिल पीस है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मिडिल पीस है, मिडिल पीस है और ये हेड है, ये न्यूक्लियस है और ये एक्रोजोम है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये कंटेन करता है। इसी के मदद से ओवम के सरफेस के बाहर जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा है उसको ये क्रॉस करता है, इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम के मदद से। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म के लिए ज़रूरी क्या है कि इनिशियली जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ये जब होता है ये स्पर्म, तो ये बहुत सारा मॉलिक्यूल इसके साथ होता है जिसको रिमूव करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, इस ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल होगा। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन रिमूवल होगा और ये सब ज़रूरी है कि ये जाने कि ये कहाँ हो रहा है। ये जो कैपेसिटेशन प्रोसेस है वो दरअसल यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये कहाँ होगा कैपेसिटेशन प्रोसेस? फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस के अंदर ही ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये कितने देर का प्रोसेस है? अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स लगता है कैपेसिटेशन अटेंड होने में। ठीक है, स्पर्म को एम्पुलर साइट तक पहुंचने में लकी स्पर्म को 5 मिनट लगता है, पर बिफोर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटेशन प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए लगभग 7 से 8 घंटा रिक्वायर्ड है। इसी बात को कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव किया जाएगा। उसी के साथ साथ क्या है कि एक और रिमूवल होगा कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा। साथ ही साथ ये
एक मॉलिक्यूल होता है FPP, ठीक है। FPP ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है और ये सेमिनल फ्लूइड के साथ आके मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड। जब ये सेमिनल फ्लूइड के साथ मिलता है तो ये बेसिकली ये डी कैपेसिटेंस की तरह काम करता है और इसको रिमूव करना ज़रूरी है। और जो रिमूव फीमेल ट्रैक के अंदर होता है, स्पेशली यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में। अब देखिए, सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल ज़रूरी है। ये हालांकि कोलेस्ट्रॉल कैसे रिमूव होता है, इसके लिए एक और अभी मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट देखेंगे तो बताएंगे कि बेसिकली फीमेल ट्रैक के अंदर, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस के अंदर एक प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन। ये दरअसल एल्बुमिन प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रिमूवल में मदद करता है, मतलब मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को बेटर करता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ये जो स्पर्म के मेम्ब्रेन का पार्ट है, स्टेबलाइज़र मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र है, इसको रिमूव करता है एल्बुमिन प्रोटीन। जो एल्बुमिन प्रोटीन ये फीमेल यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और ये एक्चुअली रिमूव करने में मदद करता है। उसी तरह से देख रहे हैं कि FPP जो मॉलिक्यूल है, जिसका भी रिमूवल ज़रूरी है, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड, ये एक्चुअली सिक्रीट होता है कहाँ से, तो ये अभी हम लोग चर्चा किए कि इसका सिक्रीशन बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, तो ये एक्चुअली एक तरह का डीकैप्सिटेंट है, इसका रिमूवल ज़रूरी है। तो ये तमाम मॉलिक्यूल बेसिकली रिमूव होगा। अब दरअसल हम लोग इसमें बात क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे अभी क्या है कि कैपेसिटेशन ज़रूरी इसलिए है कि विदाउट कैपेसिटेशन कोई भी स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये एक तरह का कंडीशनिंग है, प्रिपरेशन है, एक्टिवेशन है कि स्पर्म जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये फर्टिलाइज नहीं होगा और कोई भी अनकैपेसिटेटेड स्पर्म नेवर फर्टिलाइज। जब तक इसको कैपेसिटेशन अटेंड नहीं करेगा ये स्पर्म, तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इस पे, इसके मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स पे कि दरअसल क्या तमाम तरह का मॉलिक्यूलर कॉन्सिक्वेंसेस होगा इसके हाइपर मोटिलिटी होने के लिए और कोलेस्ट्रॉल रिमूवल के लिए। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं कि ये जो हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का एक सेक्शन, लार्ज सेक्शन देखते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। अब इस स्पर्म में रिसेप्टर है, जैसे चैनल देखते हैं, एक चैनल ये है, अभी चैनल देख लेते हैं। ये चैनल है पोटासियम चैनल, ठीक है। इसी तरह से एक और चैनल है इसके पास, बाइकार्बोनेट चैनल, ठीक है, बाइकार्बोनेट चैनल, ठीक है। इसी तरह से इसके पास एक और चैनल है, कैल्शियम चैनल। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली लिपिड राफ्ट है। लिपिड राफ्ट माइक्रो डोमेन होता है मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड राफ्ट कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड से बना हुआ मेम्ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। अब जैसा कि बोल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल रिमूव होना ज़रूरी है, तो कोलेस्ट्रॉल रिमूवल के लिए एल्बुमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। एल्बुमिन ये कहाँ पे है? ये एक्चुअली यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में है। अब इसका रिमूवल ज़रूरी है। एल्बुमिन प्रोटीन के मदद से
कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल ज़रूरी है। अब ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा एल्बुमिन के मदद से। जब कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेंगे ना तो होता क्या है कि दरअसल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल एक्टिवेट हो जाता है और ये चैनल में सबसे पहला पोटासियम चैनल जो लीकेज चैनल है ये इफ्लक्सिंग होने लगता है। पोटासियम आयन का इफ्लक्सिंग होगा, मतलब कि ये बाहर की तरफ पोटासियम जाने लगेगा और इसके जाने से क्या होगा, पोटासियम जैसे बाहर जाने लगेगा तो इसके जाने के बाद क्या होगा कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा। जैसे पोटासियम, सबसे पहले पोटासियम इफ्लक्सिंग होता है और दूसरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि इफ्लक्सिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट अंदर आने लगता है। अब देखिए पोटासियम बाहर जा रहा है, बाइकार्बोनेट अंदर आ रहा है, इसके चलते क्या होगा कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन का बदल जाएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल, इनिशियली रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। अब ये क्या है कि -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है और जैसे पोटासियम आयन इफ्लक्स होना, रेगुलर इफ्लक्स होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, हाइपर पोलराइज्ड। ये मेम्ब्रेन क्या होगा, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा और ये हाइपर पोलराइजेशन के चलते क्या हो गया कि मेम्ब्रेन बेसिकली ये जो कैल्शियम चैनल है कैल्सी एक्टिवेट हो जाएगा और ये कैल्शियम अंदर आने लगेगा। देखिए ये कैल्शियम इफ्लक्सिंग होने लगेगा। तो देखिए दो बात हुआ, एक पोटासियम बाहर जा रहा है, उसके बाद बाइकार्बोनेट अंदर आ रहा है और मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन के चलते क्या है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बदला है, -70 टू -90 हो गया है मिलीवोल्ट। अब इतना से क्या होगा कि कैल्शियम अंदर आने लगता है और कैल्शियम जैसे अंदर आता है तो बाइकार्बोनेट हाइड्रो, ये जो और ये कैल्शियम, ये दोनों मिलके क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है जो सॉल्युबल, ये मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, ये सॉल्युबल एडिनाइलेट साइक्लेज, इसको क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज। सॉल्युबल एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा और ये सॉल्युबल एडिनाइलेट साइक्लेज बेसिकली एक्टिवेट होगा तो क्या हो गया कि ये एक्चुअली ये मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है 12 पास एडिनाइलेट साइक्लेज और बेसिकली ये जैसे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है कि एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में करने लगता है। इसमें एटीपी का कन्वर्जन एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी में करने लगता है और ये साइक्लिक एएमपी एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है और ये साइक्लिक एएमपी एक काइनेज को एक्टिवेट करेगा जिसको बोलते हैं प्रोटीन काइनेज ए और एक और काइनेज को एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी। तो दो स्पेसिफिक काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोटीन काइनेज ए का तो प्रोटीन काइनेज ए फर्दर एक और काइनेज को एक्टिवेट करेगा, टायरोसिन काइनेज को और ये टायरोसिन काइनेज बेसिकली टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करेगा और इसका फॉस्फोरिलेशन अल्टीमेटली टारगेट प्रोटीन फॉस्फोरिलेट हुआ, जैसे डाइनिन एटीपेज प्रोटीन, टैट1 प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन बेसिकली फ्लैजेलर मोटर के एक्टिवेशन के लिए है। अब ये सब प्रोटीन के एक्टिवेशन के चलते अब फ्लैजेला में हाई मोटिलिटी हो जाएगा और इसके चलते क्या होगा, विप्लैश मूवमेंट होने लगेगा, मतलब फास्ट मूवमेंट होने लगेगा और इस हाइपर मोटिलिटी से बेसिकली अब इसके पास पावर है कि ये जो हमारा ओवम है, इसका ये न्यूक्लियस है और इसके सरफेस के बाहर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा और
ये एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर इसके सरफेस के बाहर है, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा को अब स्पर्म बेसिकली ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए कैपेसिटेशन जरूरी है। तो कैपेसिटेशन एक तरह का स्पर्म एक्टिवेशन है, कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म। हेड को कंडीशनिंग करना हुआ, मतलब हेड को एक्टिवेट करना हुआ, उससे अनवांटेड मॉलिक्यूल को रिमूव करना हुआ। उसमें इम्पॉर्टेंट बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है, साथ ही साथ ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी रिमूव होता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी रिमूव होता है, साथ ही साथ ये एफपीपी प्रोटीन जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड है, इसका भी रिमूवल जरूरी है। तो इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम लोग इस तरह से देखें कि एल्बुमिन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म में बेसिकली मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग कास्केट्स ऑपरेट होगा, जिसमें ये कुछ चैनल एक्टिवेट्स होंगे। पोटासियम चैनल जो ई फ्लक्सिंग होने लगेगा पोटासियम आयन का, जिसके चलते मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में बदलाव आएगा और -70 मिली वोल्ट से ये -90 में कन्वर्जन होने लगता है, जो कि और इसके चलते क्या है कि ई फ्लक्सिंग ऑफ कैल्शियम आयन होने लगता है और बाइकार्बोनेट तो आ ही रहा है। ये दोनों मिलके कैल्शियम और प्लस बाइकार्बोनेट बेसिकली एक्टिवेट करता है टारगेट प्रोटीन को, जो एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है। इसको जैसे एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है कॉन्सिक्वेंस प्रोटीन काइनेज ए और प्रोटीन काइनेज सी को। बेसिकली काइनेज है मतलब सेरीन थेरिनिन काइनेज है, और ये एक्टिवेट करेगा टायरोसिन काइनेज को। टायरोसिन फॉस्फोलेट होगा, मतलब टारगेट प्रोटीन फॉस्फोलेट हो रहा है, और इससे क्या है कि हाइपर मोटिलिटी अटेंड कर लेगा अब ये स्पर्म, और ये स्पर्म जाके ओवम के साथ अब एक्रोजोमल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। मतलब उसके सरफेस पर GP3 जो रिसेप्टर होता है जोना पेलुसिडा के सरफेस पर, अब उसके साथ लग सकता है। उसके बाद मेम्ब्रेन फ्यूज़न हो सकता है उस साइड के मेम्ब्रेन के साथ, और तब ये पेनिट्रेट कर सकता है और फास्ट ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी, और बाद में न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियाई दोनों का फ्यूज़ होगा, और इस तरह से अल्टीमेट गोल अटेम्प्ट होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनने का गोल है वो अटेम्प्ट होगा। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग का कैपेसिटेशन पे था। तो कैपेसिटेशन का मुख्यतः जो एग्ज़ाम पर्पस से हम लोगों ने ये लेक्चर किया कि कैपेसिटेशन होता क्या है, कैपेसिटेशन में टाइम कितना लगता है, कैपेसिटेशन एक्चुअली कहाँ होगा, कैपेसिटेशन फीमेल फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के अंदर हो रहा है, साथ ही साथ उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कैपेसिटेशन का एग्जैक्टली क्या है, इस पे बात की है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भी भूलें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।